तो आप ऐसे ब्राज़ील को चूज़ नहीं कर सकते हैं, इस पर्सपेक्टिव में चूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको स्पेसिफिक गोल्स होना है इधर आने के लिए। मैं बात आपकी पूरी समझ गया, क्योंकि यहाँ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। आप सफ़र करते हैं बहुत, अगर इतना ज़रूरत नहीं है आपको सफ़र करने की। और जो भी रिसर्च है, मेरा प्रोजेक्ट का जो काम होता है वो सब कुछ इंग्लिश में होता है। अच्छा, पूरा आपका रिसर्च इंग्लिश में होता है, क्योंकि पर इधर ये एक प्रॉब्लम है, इधर भी चोरी होता है, पर इधर लोग आते हैं आपको गन दिखाते हैं। जैसा मैं अगर सुपर मार्केट जाता हूँ, मेरा घर से ऑलमोस्ट इधर 500 मीटर्स में है, तो यूजुअली मैं अपना फ़ोन लेकर नहीं जाता हूँ। ओके, बस केयरफुल रहते हैं यूजुअली रहता हूँ, क्योंकि तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जीवन जी हैं, और जीवन जी का परिचय मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको आपने यूनिवर्सिटी ऑफ साओ पाउलो का जो हमने टूर किया था उसमें देखा था वीडियो में, और इन्होंने ही हमें पूरा यूनिवर्सिटी घुमाया था। वो जो वीडियो है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, तो वो खोल के आप देख लीजिए अगर आप जीवन जी को नहीं जानते। आज हम इनसे बात करने वाले हैं और इनके बारे में और जानेंगे, और इनके ब्राज़ील में एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जीवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको टाइम दिया आज बात करने के लिए। आप कब से रह रहे हैं ब्राज़ील में? मेरा 2 साल हो चुका है अभी। हाँ, अभी 3rd ईयर स्टार्टिंग में है। और आप जैसे पीएचडी कर रहे हैं, आपने बताया था। हाँ, तो वो किस में कर रहे हैं आप? मेरा जो पीएचडी है वो मैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में कर रहा हूँ। तो मैं बहुत सारा काम करता हूँ, जैसा एपिडेमियोलॉजी हो गया, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी हो गया, फार्मेसी रिलेटेड हो गया। सो हमारा लैब थोड़ा सा मल्टी डिसिप्लिनरी है, तो ऐसा बहुत सारी चीज़ों पे काम कर लेते हैं आप। ओके, और आप अभी मतलब किस चीज़ में आप काम कर रहे हैं? तो अभी मैं जो कोविड-19 हो गया, तो कोविड-19 के पहले मैं मलेरिया पे काम कर रहा था। मलेरिया के ऊपर, जैसा अमेज़ोनस में मनाउस सिटी है, कभी कभी उधर आउटब्रेक हो जाता है। जैसा हम अभी कोविड हो गया उधर, मलेरिया यूजुअली जनरली एवरी ईयर या एवरी 2 ईयर्स एक बार होता है, तो हम उस चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं। तो उधर सैम्पल्स कलेक्ट करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, तो उस पर काम कर रहा था। जब ये कोविड हो गया था तो उसके बाद मैं कोविड के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। तो अभी मेरा पीएचडी का काम जो कोविड मलेरिया दोनों के ऊपर हो जाता है। ओके, तो ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है कि आप ऐसी डिसीज़ेस पे काम कर रहे हैं जो पूरे दुनिया भर में जिन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं अभी। तो ये तो बहुत एक प्राउड मोमेंट है हम लोगों के लिए, सबके लिए। और आप ये बताइए कि आपका ब्राज़ील में एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक का? पहले से शुरू किया तो मैं कभी सोचा नहीं कि मैं ब्राज़ील आता हूँ। मेरा इंटेंशन था कभी कि मैं यूएस जाऊँगा। यूएस में मेरा एडमिशन भी हो गया था, पर मैं फाइनल मोमेंट्स में कुछ रीजंस के वजह से मुझे ब्राज़ील प्रेफर करना पड़ा। अगर हम स्कॉलरशिप्स ये सब कुछ कंपेयर किया तो ज़रूरत नहीं है कि हम ब्राज़ील को कंपेयर नहीं कर सकते हैं यूएस से, क्योंकि ब्राज़ील इंडिया से काफ़ी बेटर है बहुत सारी चीज़ों में, कुछ मोस्ट ऑफ द चीज़ों में, पर यूएस से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। पर कुछ चीज़ों की वजह से मुझे ब्राज़ील चूज़ करना पड़ा, इधर के प्रोफेसर के वजह से, इधर के रिसर्च के वजह से। तो जैसा मैं बोल रहा था, मैं कभी सोचा नहीं कि मैं ब्राज़ील आता हूँ। मुझे ये भी नहीं पता था कि ब्राज़ील में क्या लैंग्वेज बात करते हैं। मैं सोच रहा था कि स्पेनिश बात करते हैं इधर, नहीं। पर जैसा जब मैं शुरू किया था प्रोसेस, सब पता चला कि ये इधर पोर्चुगीज़ बात करते हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ा वियर्ड लगा, क्योंकि ये पूरा अलग दुनिया है, कम्प्लीटली अलग दुनिया है। क्योंकि आप जब यूएस जाते हैं आप इंडियंस को देखते हैं, यूरोप जाते हैं इंडियंस को देखते हैं, इधर आते हैं वहाँ पे, इधर पूरा नॉन एग्जिस्टेंट है। मतलब कभी कभी कहीं दिख जाते हैं इंडियंस, या कहीं भी गणेश का मूर्ति देख देते हैं मार्केट में, बस यही। तो बाद में मैं मुझे बहुत आदत हो गया था इधर। तो अभी मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इधर। और मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं ब्राज़ील में रहूँ रादर दैन यूएस, बिकॉज यूएस ठीक है। फॉर एग्जांपल यूएस में अब कैसे है कि यूएस में रेसिज्म बहुत है। जो भी लोग ब्राज़ील आए थे, ब्राज़ील से यूएस गए थे, यूएस में रेसिज्म बहुत देखते हैं, पर ब्राज़ील में वो नॉन एग्जिस्टेंट है ऑलमोस्ट। अच्छा, तो वो ब्राज़ीलियंस ने आपको बताया कि वहाँ पे रेसिज्म? नहीं, इधर जो फॉरेनर्स आते हैं, जैसा इधर बहुत लोग इंडियंस आए थे, वही लोग इंडियंस जब यूएस जाते हैं
उनका एक्सपीरियंस अलग है मैं उधर, समझ जैसा आपको गया। ट्रीट करते हैं उधर बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे हमें वो एज अ सिटीजन ट्रीट एज करते ए हैं, सिटीजन ट्रीट करते हैं, हम एक हो जाते हैं इन लोगों एक हो में। जाते हैं, हम लोग घुल मिल जाते हैं। और इधर बहुत फ्रेंडली है। मैं बहुत सारे छोटे छोटे जगह गया था ब्राज़ील में, जैसा मिनाजराइस में छोटे छोटे टाउन्स, रियो गया था, छोटे छोटे टाउन्स। लोग बोलते हैं कि sao paulo लोग बहुत रूड है, पर मैं जब sao paulo में रहा था मुझे लगा कि ये लोग बहुत फ्रेंडली है। आप समझ सकते हैं, अगर आप रियो में गए तो और फ्रेंडली हो और जाता है। फ्रेंडली, और नॉर्थ में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं। हैं। थोड़ा साउथ में थोड़े ठंडे लोग होते हैं, लेकिन मैं वहाँ पे भी रह चुका हूँ कुर्तीबा में, और काफ़ी हेल्पफुल लोग थे। साउथ का ऐसा है कि मतलब आप अगर हेल्प मांगेंगे तो आपकी हेल्प करेंगे वो। इधर सब कुछ friendly है। मतलब परफेक्ट जगह है अगर आप रहना चाहते हैं सोसाइटी में। मतलब कोई आपको फॉरेनर जैसे ट्रीट नहीं करेगा। ओके, और जैसे आपने बताया कि आप यूएसए का भी आपका प्लान बन रहा था, तो ये बहुत बड़ा डिसीजन था सर, क्योंकि ब्राज़ील है, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री ही है वो तो है। यूएसए आप ये समझ लो कि नंबर 1 है देश। हाँ। पूरे दुनिया से यूएसए लोग जाना चाहते हैं, ब्राज़ील से भी ब्राज़ीलियंस लोग जो हैं वो यूएसए जाना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा। तो आपने कैसे किया? एक्चुअली जब मैं ब्राज़ील आया था, कुछ लोगों को पता था स्टोरी में, मुझे यूएस जाना था पर मैं इधर आ गया था। बहुत लोग मुझे पूछे थे तो ब्राज़ील क्यों आए हैं, हम इधर से यूएस जाना चाहते हैं, बिल्कुल। आप ब्राज़ील क्यों आए? तो अभी मेरा मेन रीज़न था कि इधर जो भी प्रोफेसर है, मैं इस प्रोफेसर के अंडर काम करना चाहता था, पर मुझे पता था कि इस प्रोफेसर मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोफेसर है, बहुत रिसर्च कर चुके हैं, बहुत फेमस साइंटिस्ट है वर्ल्ड में। अच्छा, वहाँ यूएसए में नहीं, इधर ब्राज़ील में। ब्राज़ील में मैं सोचा था इधर मैं नहीं, मुझे पोजीशन नहीं आएगा इधर, मैं इनके साथ अंडर काम नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं सोचा ठीक है, पहले यूएस जाऊंगा, उधर एक्सपीरियंस लेकर आऊँगा, उसके बाद इनके पास काम करूँगा। पर मेरा लक ये है कि ये प्रोफेसर मुझे पीएचडी के लिए एक्सेप्ट कर लिया। मैं सोचा था पोस्ट डॉक्टरेट के लिए मैं इधर आऊँगा, पर मेरा लक है, मुझे नहीं पता, तो इस प्रोफेसर एक्सेप्ट कर दिया। तो पहले रीज़न ये था कि मैं इधर आ जाऊँ। एक्चुअली यही एक रीज़न था इधर आ जाऊँ, पर कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस था क्योंकि यूएस में स्कॉलरशिप ज़्यादा है। मतलब इन यूएस टर्म्स इतना ज़्यादा नहीं है, पर हम जब इंडिया में इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो ज़्यादा सेव कर लेते हैं, इधर इतना सेव नहीं कर लेते हैं। तो फाइनली मैं डिसीजन ले लिया, मुझे एक्सपीरियंस का ज़रूरत है, ठीक है, क्या ही होगा, 4 साल में भी इतना पैसा नहीं आएगा जैसा मुझे हाँ, लेकिन जो काम जो है वो हम कर लेंगे। वो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं सोचा ठीक है इधर आऊँगा, इधर आ गया था। अच्छा, तो आप बैटर प्रोफेसर के अंदर पीएचडी करने के लिए आपने हाँ ये डिसीजन ले लिया था, चुना है। तो वो सर आपका डिसीजन तो बहुत बढ़िया था। और आप ये बताइए कि यहाँ पे आप खाना कैसे मैनेज करते हैं, वेजिटेरियन है? नहीं, मैं यूजुअली वेजिटेरियन खाना प्रेफर करता हूँ। तो हम घर वाले यूजुअली चिकन खाते हैं। तो इंडिया में कैसा है ना, हम चिकन वीकली एक बार बनाते हैं। हाँ, यूजुअली इंडिया में सीन ऐसा ही है, ऐसे ही जो वेजिटेरियन होते हैं मतलब तो वीक में एक बार खा लेते हैं, या कभी कभी घर के बाहर खा लेते हैं क्योंकि घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसा हो जाता है। तो आप इधर आओगे, इधर आपको हार्डली एक खाना मिलेगा जिसमें मीट ना हो। हाँ, मीट कंपलसरी होता है ऑलमोस्ट, मेन कोर्स है ब्राज़ीलियंस मेन। तो हमारे इंडिया में खाना ऐसा है ना, मीट के ऊपर या चिकन के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता है जो भी डिशेस है। इधर आप डिशेस देखते हैं, मीट मेन इंग्रेडिएंट होता है, उसके साथ राइस होता है, उसके साथ वो होता है, करेक्ट, राइस होगा या फिर वो पास्ता होता है। हाँ, तो इधर स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल हुआ था मुझे खाना मैनेज करने की, क्योंकि आप यूएस जाते हैं, इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स मिल जाते हैं आपको। इधर वैसा ग्रोसरी स्टोर्स भी नहीं, स्पेसिफिक इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स नहीं है, तो आपको मसाला वो सब कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपने कैसे मैनेज किया फिर ये सब? एक्चुअली मैं जो अभी खाता हूँ वो यूजुअली ब्राज़ीलियन खाना ही खाता हूँ। आप मीट को एक्सक्लूड कर दीजिए, जैसा सोया हो गया, पनीर में खुद बनाता हूँ फ्रेश मिल्क लेकर आके, और चिकन कभी कभी खा लेता हूँ, तो ऐसा हो जाता है। यूजुअली ब्राज़ीलियन खाना खाता हूँ, जैसे इंडिया से कुछ मसाला कुछ लेकर आते हैं ना, तो कभी कभी पाव भाजी ऐसा, तो रेगुलर खाना नहीं है, कभी कभी बनाते हैं इंडियन खाना। तो आप कुकिंग यहाँ पे ज़्यादा नहीं करते? नहीं, मैं यूजुअली हर दिन कुक कर लेता हूँ यूजुअली, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कैंटीन है उधर। प्रॉब्लम यह है कि उधर वेजिटेरियन ऑप्शन है,
पर वो लोग एवरीडे सोया देते हैं, तो मुझे हर दिन सोया खाने का मन नहीं होता है। और नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन होता है, वो यूजुअली मीट होता है। मीट होता है, सही बात है। तो तो मुझे ऑप्शन वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शन बहुत लिमिटेड है यहाँ पे। आप इधर आना है तो, ब्राज़ील आने का प्लान है तो, आप वेजिटेरियन है तो आपको कुक करना ही है। हाँ, कुक बहुत कम चीज़ मिलते हैं बाहर भी। सिर्फ यहाँ पे वो खाने का ज़्यादा बड़ा इशू है, लैंग्वेज तो एक बार हम सीख जाते हैं। हाँ, लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है। लैंग्वेज आप कैसा बोल सकता हूँ, लैंग्वेज आप जैसे आप पोर्चुगीज़ सीखना है, आपका गोल ही पोर्चुगीज़ सीखना है तो बहुत डिफ़िकल्ट है। जैसा हम न्यूज़ चैनल्स में बात करते हैं पोर्चुगीज़, इतना ऐसा पोर्चुगीज़ डिफ़िकल्ट है। हाँ, मैं समझ गया बिल्कुल। आपको फ्लुएंटली जैसे एक नेटिव की तरह बात करनी उतना है। इतना ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल पोर्चुगीज़ जैसा आपका कम्युनिकेशन हो जाता है बाहर, वो बहुत तो ईजी है। आपको लैंग्वेज का क्या इशू हुआ जब आप आए होंगे तो? हाँ, मैं पहले मैं इधर स्टूडेंट जैसा आने के पहले एक बार टूरिस्ट जैसा आया था। टूरिस्ट पर्पस के लिए नहीं, पर टूरिस्ट वीज़ा में आया था। पर यूनिवर्सिटी का काम पे ही आया था। अच्छा, तो वो आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए पहले आए थे? हाँ, पहले मैं इधर एक प्रोजेक्ट डेवलप करना था हमको। पहले स्कॉलरशिप मिलने के पहले प्रोजेक्ट डेवलप करना था, तो उसके लिए मैं उस पर्पस के लिए इधर आया था। 3 मंथ्स आया था, तो प्रोजेक्ट डेवलप करके वो प्रोजेक्ट सबमिट करके मैं वापस इंडिया चला गया था। फिर वापस आया था प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद। तो उस टाइम पे जब पहले बार आया था, वो तो अलग ही दुनिया था उस टाइम पे। क्योंकि मैं कभी वीडियोस भी नहीं देखा था कि ब्राज़ील कैसा है। जैसा कभी कभी न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं, जैसे रियो का वो कार्निवल हो गया, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं देखा था पहले। तो मतलब आप एकदम ऐसा हुआ होगा जैसे दूसरे प्लेनेट पे आ गए। हाँ, एकदम ऐसा ही लगता है। करेक्ट। और मेरे ख्याल से उस टाइम पे उतने वीडियोस भी नहीं थे, जैसे अभी मैंने जो चैनल बनाया हाँ, है हाँ। वो तो 2017 में बनाया था, तो उसके पहले कुछ था भी नहीं ऐसा हाँ, इन्फॉर्मेशन। ओके, तो फिर आपको कैसा हुआ, मतलब जैसे आपने एडमिशन ले लिया फिर यहाँ आए, तो आपको कैसे, मतलब जो आप कोर्स कर रहे हैं वो सब कुछ पोर्तुगीज़ में है? सब तो कुछ। वो कैसे मैनेज कर पाए आप स्टार्टिंग में? कुछ कोर्सेस है जो इंग्लिश में है, तो क्योंकि मैं डॉक्टरेट के लिए आया था, पीएचडी करने के लिए आया था, मुझे थोड़ा कम कोर्सेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अब मास्टर्स के लिए आ गया तो अच्छा, तो सब्जेक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि हमारा थीसिस सबमिट करते हैं, डॉक्टरल थीसिस में यूजुअली रिसर्च का पार्ट ज़्यादा होता है, सब्जेक्ट्स का पार्ट कम होता है। तो आप मास्टर्स ले लिया तो सब्जेक्ट्स का पार्ट ज़्यादा होता है, रिसर्च का पार्ट कम होता है। सेम ग्रेजुएशन में अगर ग्रेजुएशन मास्टर्स करेंगे तो एग्जैक्टली सब्जेक्ट्स ज़्यादा होंगे और ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे पोर्तुगीज़ के। तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं जो भी इंग्लिश कोर्सेस था वो इंग्लिश कोर्सेस कर लिया था, और जो भी रिसर्च है, मेरा प्रोजेक्ट का जो काम होता है वो सब कुछ इंग्लिश में होता है। अच्छा, पूरा आपका रिसर्च इंग्लिश में होता है क्योंकि फाइनली हम रिसर्च को पब्लिश करना है ना। हाँ, तो वो सब कुछ इंग्लिश में ही पब्लिश करते हैं। एग्जैक्टली, ताकि वो पूरा ग्लोबली एक्सेस रहे। एग्जैक्टली। तो आप इधर पीएचडी ज्वाइन करना है तो आपको इंग्लिश ज़रूरत है, इंग्लिश का स्कोर दिखाना पड़ता है, जैसे आईएलटीएस हो गया, टोफिल हो गया। अच्छा, इसीलिए आप उस दिन हमें बता रहे थे कि इंग्लिश कंपलसरी है। इंग्लिश कंपलसरी है। पोर्चुगीज़ इसीलिए ये लोग कंपलसरी करते हैं कि बस इनका है, हमारा देश आ रहे हैं, हमारा लैंग्वेज हाँ, नहीं, क्योंकि वो उनकी बात सही है ना, क्योंकि आप यहाँ पे रहेंगे। एग्जैक्टली, आपको सब है ना। और स्पेशली कोर्स भी कुछ बहुत सारे पोर्चुगीज़ में है, इनके वजह से पोर्चुगीज़ भी कंपलसरी करते हैं। जैसे आप यूएस जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश ही दिखाना है, इधर आना है तो आपको इंग्लिश भी दिखाना है, पोर्चुगीज़ भी सिखाना है। तो अगर ब्राज़ील आना है तो डबल चैलेंज है। डबल है चैलेंज। तो इसीलिए वही क्वेश्चन आता है कि भाई आप क्यों गए ब्राज़ील, है ना। मुझे भी लोग यही पूछते हैं कि क्यों गए आप। तो ये बिल्कुल जो है जेन्युइन है क्वेश्चन, क्योंकि लैंग्वेज का इशू है, खाने का इशू है। नहीं, मेरा रीज़न आपको बोला था ना, मेरा स्पेसिफिक रीज़न था इस प्रोफेसर के अंडर काम करना था। और एल्स मुझे इतना इंटेंशन नहीं था कि मैं ब्राज़ील आऊँ, ब्राज़ील में रहूँ, वो इतना ऐसा गोल कुछ नहीं है। पर जब मैं इधर 2 साल से रह रहा हूँ, मुझे लगता है ठीक है, ब्राज़ील मुझे अच्छा लगता है, लोग अच्छे हैं। तो मेरा प्लान्स ये है कि ठीक है, अगर हो सकता है इधर ही रहूँ। तो आपका प्लान है यहाँ सेटल होने का? नहीं, अभी वो सब कुछ सोचा नहीं है, पर मैं यही बोल रहा हूँ कि ये जगह अच्छा है रहने के लिए। थोड़े चैलेंजेस है, अगर वो आप चैलेंजेस क्रॉस कर लिया तो बहुत अच्छा जगह है। बहुत अच्छी जगह है, फ्रेंडली लोग हैं। बहुत फ्रेंडली लोग हैं, अच्छे जगह है घूमने के लिए। हाँ, वो तो टूरिज़्म के लिए तो बहुत बेस्ट है। टूरिज़्म के लिए तो बेस्ट है। और आप उन लोगों को क्या एडवाइस करेंगे जो ब्राज़ील आना चाहते हैं पढ़ने? तो
क्या उन्हें ब्राज़ील चूज़ करना चाहिए? अगर कोई पढ़ने जाना चाहता है बाहर, तो क्या उसे ब्राज़ील आना चाहिए या दूसरा देश चूज़ करना चाहिए? आपके क्या ओपिनियंस है? मतलब इंग्लिश स्पीकिंग देश जाएं वो लोग या फिर वो ब्राज़ील आएँ? आप क्या एडवाइस देंगे? आपका गोल्स के हिसाब से डिपेंडेंट है, क्योंकि जैसा हमारे इंडिया में मुझे बाहर जाना है, मुझे यूएस जाना है, वो एक गोल हो गया। कुछ लोगों का दूसरा गोल्स आता है, मुझे इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स के लिए जाना है। Exactly. तो आपका गोल्स के डिपेंडेंट ऊपर है। अगर आपको कुछ ब्राज़ील में एक स्पेसिफिक जगह के काम करना है, स्पेसिफिक इश्यू पे काम करना है, या स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ना है, ऐसा है तो आप आ सकते हैं। आप जैसे ऐसा चूज़ नहीं कर सकते कि मैं यूएस चला जाऊंगा, ऐसे नहीं चूज़ कर सकते ब्राज़ील जा सकते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप इधर आके बहुत सफ़र करते हैं। हाँ। क्योंकि इतना कंफर्टेबल जगह नहीं है, इंडियन कम्युनिटी भी इतना ज़्यादा नहीं है इधर। हाँ, वो तो है। तो अच्छा, तो आपका ये कहने का मतलब है कि अगर विदेश ही पढ़ने जाना है तो स्पेसिफिक गोल नहीं है कोई ब्राज़ील का, तो वो दूसरे देश भी जा सकते हैं। बेटर है। आप जैसा बहुत लोग, मैं हैदराबाद से हूँ ना, हैदराबाद में बहुत लोग ऐसा चूज़ करते हैं कि मैं यूएस चले जाऊंगा। बहुत लोग यूएस चले जाते हैं, जैसा पंजाब में होगा, बहुत लोग कनाडा चले जाते हैं। करेक्ट। तो आप ऐसे ब्राज़ील को चूज़ नहीं कर सकते हैं, इस पर्सपेक्टिव में चूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको स्पेसिफिक गोल्स होना है इधर आने के लिए। मैं बात आपकी पूरी समझ गया, क्योंकि यहाँ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। आप सफ़र करते हैं बहुत, अगर इतना ज़रूरत नहीं है आपको सफ़र करने की, इतना सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, और जो है एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और अर्निंग कम है, स्कॉलरशिप भी कम है। दूसरी बात, इंडिया में पीएचडी का स्कॉलरशिप ज़्यादा है इधर से। अच्छा। तो इधर का खर्चा डबल हो गया और सेविंग्स कुछ भी नहीं। तो देख सकते हैं आप, इंडिया में भी यहाँ से ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलती है पीएचडी करना। एग्जैक्टली। तो ब्राज़ील आने के बजाय इंडिया में पीएचडी करना ज़्यादा बेहतर है। इंडिया में ये प्रॉब्लम ये है कि जैसा इधर तो मेरा स्पेसिफिक गोल था कि एक रिसर्चर के अंडर काम करना था। आप इंडिया में पीएचडी कर सकते हैं, पर उधर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हाँ, स्कॉलरशिप मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैं भी इंडिया में 5 साल रिसर्चर जैसा काम किया था हैदराबाद यूनिवर्सिटी में। तो मैं बहुत लोग को देख चुका हूँ, स्टूडेंट्स को। मतलब आप समझ सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो स्ट्ूडेंट्स आते हैं बहुत अच्छे पढ़ते हैं, इसीलिए उधर आते हैं। वो लोग भी बहुत स्ट्रगल करते हैं पीएचडी का स्कॉलरशिप पाने के लिए। तो इंडिया में बहुत स्ट्रगल है। और यहाँ आपका मानना है कि ब्राज़ील में ज़्यादा आसान है स्कॉलरशिप मिलना? इधर डिपेंड्स। आपका जैसे यूएसपी बन गया, यूएस में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है पहले। अगर यूएसपी में जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट लैटिन अमेरिका में टॉप यूनिवर्सिटी है और वर्ल्ड में टॉप 100 में है। तो एडमिशन मिलना मुश्किल हो गया। अगर एडमिशन मिल गया तो स्कॉलरशिप ये लोग दे देते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में आपको स्कॉलरशिप अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, अलग से एग्जाम लिखना पड़ेगा। करेक्ट। आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी क्लियर करो, स्कॉलरशिप का एग्जाम भी क्लियर करो। वो भी फैक्ट है। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप के भी एग्जाम्स अलग हैं। एग्जैक्टली। तो थोड़े चैलेंज स्कॉलरशिप के मामले में वो यहाँ है, लेकिन यहाँ पे और दूसरे चैलेंजेस है। आई थिंक हर कंट्री में मतलब अगर इंडिया में अगर आप स्कॉलरशिप मुश्किल से मिलेगी, लेकिन वहाँ फिर खाना हमारा है। एग्जैक्टली। है ना, घर है हमारा वहाँ पे। आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि हम यूरोप भी जाते हैं लोग, जैसा जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, उधर भी लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, पर उधर एटलीस्ट पैसा तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ना। उनका यूरोप का करेंसी बहुत अलग है ब्राज़ीलियन से। हाँ। तो आप बैलेंस आउट करना है। ठीक है, मैं ये सैक्रिफाइस करता हूँ तो मुझे ये मिल रहा है। इधर आपको बहुत सारा सैक्रिफाइसेस करना पड़ेगा, आपको जो मिलता है वो बहुत कम है। बिल्कुल। अगर यूरोपियन कंट्रीज़ जाते हैं तो वहाँ पैसे भी ज़्यादा हैं, और लैंग्वेज का तो ब्राज़ील जैसे ये सीखना पड़ेगा। लेकिन वहाँ फिर वो इंडियन स्टोर्स, इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, और वो फ्लाइट टिकट्स भी उतनी महंगी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये भी होता है कि भाई फ़्लाइट टिकट अगर अभी मुझे भारत जाना है तो 60-70,000 की होगी, 60-70 हज़ार। अभी तो पैंडेमिक की वजह से और बढ़ गया। तो हाँ, तो ये होता है। और सर, जब ब्राज़ील की बात आती है तो जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है सेफ्टी के बारे में, क्राइम के बारे में, तो उससे रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस कैसा है? जब मैं इधर पहली बार आया था, मुझे सब लोग वार्न किया कि आप अपना लैपटॉप आपके साथ लेकर मत जाइए, घर पे रखिए। अगर आप लैपटॉप लेकर आ रहे हो तो ऊबर बुक कर लीजिए, डायरेक्ट ऑफिस वर्क प्लेस में आ जाइए, ऐसा बोला था।
मतलब मैं सोचा था कि इतना है, इतना सेफ्टी प्रॉब्लम ब्राज़ीलियन है। लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो यूजुअली तो मैं तो यूजुअली अपना लैपटॉप नहीं लेकर जाता हूँ अपने अपने साथ। जो ऑफिस में है वो उधर कंप्यूटर है, जब मैं पीएचडी का काम करता हूँ उधर कंप्यूटर है, घर पे लैपटॉप है। आप अगर सेंट्रो एरिया से कंपेयर किया तो अच्छा, वो सेंटर जो एरिया लुइस है, हाँ, उधर आपका पिक पॉकेटिंग ज़्यादा होता है। उधर पिक पॉकेटिंग हो गया या जैसा आपका इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हाँ, है वो छीन के भाग जाएगा। इधर ऐसा कुछ नहीं होगा, वो प्रॉब्लम नहीं ये है। बोटंटा एरिया में। हाँ, इधर ये प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप आउटस्कर्ट्स पकड़ लिए सौ पोलो में, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। पर इधर ये एक प्रॉब्लम है, इधर भी चोरी होता है, पर इधर लोग आते हैं आपको गन दिखाते हैं, करेक्ट। वो प्रॉब्लम है इधर। आई थिंक मुझे सेंट्रो एरिया बेटर लगता है इस मामले में, एटलीस्ट हाँ, अगर वहाँ हम अलर्ट रहेंगे तो कोई नहीं छीनेगा। प्रॉब्लम नहीं है। इधर यहाँ आप पे गन दिखाया तो हम कुछ भी नहीं कर फिर सकते हैं। देना ही पड़ेगा, नहीं तो गोली मार दे, और गोली भी मार देते हैं। कभी कभी तो इन चीज़ों में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा मैं अगर सुपरमार्केट जाता हूँ, मेरा घर से ऑलमोस्ट इधर 500 मीटर्स में है, तो यूजुअली मैं अपना फ़ोन लेकर नहीं जाता हूँ। ओके, बस इतना केयरफुल रहते हैं। यूजुअली रहता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट मैं जब यूएसपी के पास में रहता हूँ तो लोग बोलते हैं कि ये थोड़ा अच्छा जगह है, मतलब थोड़ा पैसे वाले लोग रहते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, ठीक है सब कुछ, पर लोग बोलते हैं कि फिर भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि जो भी चोरी करना चाहते हैं ये लोग ऐसा ही एरिया से ना आते हैं। मैं समझ गया, वो चोरी करने वाले लोग ऐसे ही बड़े बड़े एरियाज में तो बाइक्स में आ जाते हैं। आप बैग में है तो बैग उठा के लेकर चले जाते हैं, या गन दिखाते हैं आप, तो आपको देना ही पड़ेगा गन दिखाया तो ये प्रॉब्लम बहुत है। पर जनरली तो मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ था ये सब कुछ, पर लोग बोलते हैं कि हमारा कॉलोनी में इधर चोरी हो गया तो आप सेफ़ रहिए, ऐसा नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। पर मुझे खुद तो एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक। कि सर, अगर किसी को एडमिशन यहाँ पे लेना है पढ़ने के लिए, तो वो क्या प्रोसेस करेगा? जैसे उसको ग्रेजुएशन करना है किसी को, या मास्टर्स करना है, या पीएचडी, हाँ, किसी भी ब्राज़ीलियन यूनिवर्सिटी से, तो क्या प्रोसेस है? क्योंकि मुझे लोग पूछते रहते हैं कि हमें एडमिशन लेना है, पढ़ना है, तो उसका क्या प्रोसेस होगा? तो हर एक यूनिवर्सिटी का डिफरेंट है, ये तो प्रॉब्लम है। जैसे आप यूएसपी पकड़ लिया तो यूएसपी का तो वो थोड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी है, तो उनका खुद का एग्ज़ाम है। तो जैसे दूसरे यूनिवर्सिटीज़ हो गए, उनको खुद का एग्ज़ाम ना हो सकता है, तो वो आपको वो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जाके देखना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब आपका ये मतलब है कि मेल से कांटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन एक बार आना पड़ेगा एडमिशन के लिए? तो लकीली कोविड के वजह से सारे प्रोसेस ऑनलाइन हो गया, तो अभी आने का ज़रूरत नहीं अभी है। आने का? अच्छा, तो अगर अभी कोई एडमिशन लेना चाहता है तो ऑनलाइन वो ट्राई कर सकता है? ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आप पहले एक काम कर सकते हैं, आप बैचलर्स करना चाहते हैं या मास्टर्स करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, पहले आप क्यूएस रैंकिंग्स का वेबसाइट होता है, यूएस यूनिवर्सिटीज़ का वेबसाइट, यूनिवर्सिटीज़ का रैंकिंग होता है, ओके। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स ऐसा कुछ बोलते हैं। तो आप उसमें ब्राज़ील सर्च कर लीजिए, टॉप यूनिवर्सिटीज़ देख लीजिए। तो जहाँ तक मुझे पता है यूएसपी टॉप है, सेकंड यूनिकैम्प है जो कैंपिनस में है, जैसा कुछ यूनिवर्सिटीज़ है। तो हम हर एक यूनिवर्सिटी जाके आप देख सकते हैं, उसमें हर यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल का ये होता है, इंटरनेशनल का वेब पेज होता है, स्पेसिफिक वेब पेज, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो पर आपको तो इधर आने के बाद ये तो कॉमन चीज़ है, पोर्चुगीज़ सीखना पड़ेगा, या अगर यूनिवर्सिटी के रूल्स के हिसाब से पोर्चुगीज़ पहले ही दिखाना पड़ सकता है, वो भी हमको नहीं पता। आपको इंग्लिश और पोर्चुगीज़ कंपलसरी होना चाहिए। आप इधर आने के बाद मोस्ट ऑफ द कोर्सेज पोर्चुगीज़ में ही होता है, कंपलसरी पोर्चुगीज़ आना ही है। ओके। और स्कॉलरशिप तो आपको मोस्ट प्रॉबली अंडर ग्रेजुएशन के लिए, बैचलर्स के लिए नहीं मिलेगा, मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए मिल जाता है, और वो स्कॉलरशिप एनफ है रहने के लिए, मतलब आप घर से पूछने का ज़रूरत नहीं है, घर से कोई एक्सपेंसेस नहीं लगेंगे। एग्जैक्टली। जैसे आप यूएस चला गया, यूएस में ये प्रॉब्लम है कि आपको फ़ीस भरना पड़ता है, यूनिवर्सिटी का फ़ीस भरना पड़ता है। इधर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी आ गए तो फ़ीस का ज़रूरत नहीं है, टोटली फ्री है। इधर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी आ गए तो फ़ीस का ज़रूरत नहीं है, टोटली फ्री है। तो आप जब आप यूएस जाते हैं, उधर का स्कॉलरशिप से आप सेपरेट करते हैं, ये मेरा इस मंथ में ये फ़ीस के लिए मैं सेपरेट कर लूँगा, तो आपको उधर अर्निंग्स कम हो जाएगा। वैसे भी इधर वैसे ज़रूरत नहीं है, वैसा नहीं है यहाँ पर।
ओके, तो यहाँ पे फीस भरने का और लेट हो गए कुछ हुआ वो इशू नहीं है, फीस Exactly. भरना ही नहीं है हमें। फीस भरना ही नहीं है। तो आप ऐसा यूनिवर्सिटी चूज़ कर लिए जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ फ्री होते हैं। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज़ कर लिया तो फीस वो भरना तो फीस पड़ता है। भरना पड़ेगा, करेक्ट। और वो बहुत कॉस्टली है, प्राइवेट। बहुत एक्सपेंसिव है। जैसा हमारा इंडिया में बिट्स हो गया, बिट्स यूनिवर्सिटी, बिरला यूनिवर्सिटी हो गया, फीस बहुत भरते हैं। अच्छा यूनिवर्सिटी है पर फीस भरना ही पड़ेगा, ऐसा ही है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहेंगे कि जो भी पढ़ने आना चाहता है यहाँ पे वो थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि पोर्तुगीज़ पढ़नी पड़ेगी? पोर्तुगीज़ फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। हाँ, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, उसके बाद दूसरे रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं। तो ऐसा भी कर सकता है कोई कि पोर्तुगीज़ इंडिया में ही सीख ले फिर पढ़ने आ जाए? हाँ, आई थिंक पोर्चुगीज़ सीख सकते हैं। मैं कभी इंडिया में देखा नहीं था पोर्चुगीज़ कैसे सीखना है। इधर आने के बाद इधर तो जब बात करते हैं सीख लेते हैं। हाँ, वो तो लेकिन उसमें थोड़ा बहुत तो इशू होता है। हाँ हाँ, अगर पहले से आती हो तो बेटर है। आई थिंक इंडिया में पोर्चुगीज़, आप बोले, आप इंडिया में पोर्चुगीज़ कैसे सीख लिया था? मैं तो सेल्फ स्टडी से सीखा था। तो सेल्फ स्टडी करना ही सेल्फ पड़ेगा। स्टडी से सीखा था मैं। मेरा तो केस अलग है, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन कोर्सेज हैं इंडिया में, जैसे गोवा यूनिवर्सिटी है, उनके पोर्तुगीज़ के डिपार्टमेंट है, जैसे मास्टर्स है, ग्रेजुएशन है, इवन पीएचडी होती है गोवा यूनिवर्सिटी में पोर्तुगीज़। अच्छा। तो है, जैसे जो पोर्तुगल एम्बेसी है न्यू दिल्ली में, उनके भी कोर्सेज हैं। तो उधर वो जो लोग पोर्तुगल का पोर्चुगीज़ सिखाते हैं या ब्राज़ील का? बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा मुझे पता है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर इधर जब लोकलाइज्ड हो जाता है पोर्चुगीज़ तो कुछ वर्ड्स। हाँ, लेकिन वो कैसा होता है ना कि अगर हमें कुछ भी नहीं आता उससे अच्छा कुछ तो सीख के हाँ। वो ज़्यादा बेटर होता है। हाँ, पर पोर्चुगीज़ सीखना ही है वो तो कंपलसरी है अगर कोई पढ़ने आना चाहता है, यहाँ पे रहना है। और अच्छा, आप एक हमें बात बताइए कि जॉब का कैसा सीन है यहाँ पे? पहले मैं जॉब के बारे में बताऊंगा। जॉब्स आप फॉर एग्जांपल आप आईटी का ले लिए। नहीं, जैसे नॉन टेक चीज़ें हैं उनका जॉब का कैसा है? नॉन टेक चीज़ें हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपको जॉब के लिए भी पोर्चुगीज़ पूछते हैं। और इशू ये है कि जैसे हमारे इंडियन अकाउंटिंग यहाँ पे नहीं चलती, सिस्टम अलग है पूरा टैक्स सिस्टम सब कुछ अलग है। अब ये भी क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि आप किस जॉब के लिए इधर आते हैं। मोस्टली सब लोग टेक जॉब के लिए आना चाहते हैं। मोस्टली यहाँ पे लोग टेक जॉब के लिए आते हैं, नॉन टेक के लिए नॉन टेक के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आई थिंक लोग प्रिफर भी नहीं करते नॉन टेक के लिए इधर। मैंने ये देखा है जीवन जी कि जो लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, जैसे नॉन टेक अगर कोई कोर्स करेगा, यूजुअली नॉन टेक नहीं कोर्स करते देखा लोगों को यहाँ पे। मोस्टली लोग टेक्निकली कोर्स करते हैं। एग्जैक्टली। और अगर नॉन टेक अगर कोई कोर्स करेगा तो ही उसको जॉब मिल सकती है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि लाइक जैसे अभी मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई मैं MBA हूँ, मैं BCom हूँ, मैं CA हूँ, उसमें तो लाइक इम्पॉसिबल है जॉब। फिर वो मिनिमम वेज वाले जॉब्स जो होते हैं ना, सुपर मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स, वो सभी जॉब मिलेंगे उनके। हाँ, ठीक है, तो जीवन जी आपने समय दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो में जो आपने सब बताया है वो सब लोगों के काम आएगा। और कैसा होता है कि मैं कई बार जो आपने भी क्वेश्चन आंसर किए हैं वो मैं भी कर देता हूँ, लेकिन कैसा होता है मैं हमेशा बोलता हूँ तो बहुत सारे लोगों को वो लगता है कि भाई एक ही बंदा बता रहा है, तो कई बार थोड़े वो हो जाते हैं लोग कि भाई ट्रस्ट नहीं होता। आप जब वीडियोस बनाते हैं तो आप जब ये चीज़ें बोलते हैं, जो स्पेसिफिक चीज़ें बोलते हैं ब्राज़ील के स्पेसिफिक चीज़ें, मैं बहुत रिलेट कर लेता हूँ क्योंकि वो सच है। हाँ, क्योंकि आप भी वो रह रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि ये बहुत रिलेटेबल है, और जहाँ इधर जो भी इंडियंस है सब लोग का कंप्लेंट्स यही है। तो हमको तो आदत हो जाता है इधर आने के बाद। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। जीवन जी से आज हमने बात की, उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया है। और ये वीडियो जो है आप दोबारा देख सकते हैं, फिर अपने डिसीजंस ले सकते हैं, ब्राज़ील आना है या कोई और देश जाना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।